Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important chapter of our history, Towards Independence and Partition, the Last Phase. इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और यही चैप्टर आपके हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर भी है और हाई वेटेड चैप्टर भी है. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस भी सब कुछ इस चैप्टर से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. रोल ऑफ एमन रॉय टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड लास्ट फेज में, मतलब कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी और पार्टीशन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, दो डोमिनियंस बने थे. तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस किया, जैसे 1935 से लेके 1947 में, उन सब इवेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मनबेंद्र नाथ रॉय, later known as Aman Roy, was born on this at Arbelia located in डैश. तो मतलब कि मनबेंद्र नाथ रॉय जो हैं, इनका नाम कुछ लोग सोचते हैं कि नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो है वो गलत दिया है. इनका ओरिजिनल नाम था, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य. लेकिन जब ये बड़े होते हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट बनते हैं, थोड़ा सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, तो ये अपना नाम, अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्रिटिशर्स से नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से बदल लेते हैं और मनबेंद्र नाथ रॉय करके अपना नाम रख लेते हैं, जिससे कि इनकी आइडेंटिटी के बारे में ब्रिटिशर्स को पता ना चल सके और ये अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में वो कर सके, जो भी उनको करना था उस टाइम पे. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ इनका इंट्रो दिया है कि ये कौन थे, कहाँ से इन्होंने, इनकी स्कूलिंग हुई, तो ये सब आपको बस एक बार रीड कर लेना है, कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट. 21 मार्च को इनका बर्थ हुआ वेस्ट बंगाल में, बसरहट टाउन में, शहर में. इनकी फैमिली पहले कोडालिया रहती थी, फिर वहाँ से दूसरे जगह लोग गए, अपनी स्टडी कंटिन्यू की. नरेंद्र नाथ रॉय ने हरिनवी एंग्लो संस्कृत स्कूल से पढ़ाई की इन्होंने. इनके पापा भी वहीं पे टीचर थे, वहीं उसी स्कूल में पढ़ाते थे. बाद में इन्होंने नेशनल कॉलेज औरबिंदो घोष के अंडर में ज्वाइन किया और बिफोर मूविंग टू बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट नाउ नोन एज जादवपुर यूनिवर्सिटी. तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी, जो कि जिसे अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था. देयर ही स्टडीड इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री. वहाँ पे इन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की पढ़ाई की. तो यहाँ पे बेसिकली बस मनबेंद्र नाथ का रॉय का छोटा सा बायोग्राफी दिया था. अब हमने उनकी बायोग्राफी देख ली है, तो अब हम देखेंगे कि उनका रोल क्या था इस टाइम पे. ठीक है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, revolutionary nationalism began to spread among the educated middle class of Bengal, inspired by the writings of Bankim Chandra Chattopadhyay and Swami Vivekanand. तो 19th century के एंड होते होते नेशनलिज़म की जो मूवमेंट थी, नेशनलिज़म की जो फीलिंग थी, वो सबके दिलों में आने लगती है. सबको देश को आज़ाद कराने के लिए सब लोग एक्टिव हो जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर की एट्रॉसिटीज़, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो नेशनल मूवमेंट स्प्रेड होता है, बहुत से रिवॉल्यूशनरी लोग, क्रांतिकारी लोग आगे आते हैं और कुछ लोग, बहुत से एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल जो थे उस टाइम पे, पढ़े लिखे लोग, वो काफ़ी इंस्पायर होते थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और स्वामी विवेकानंद जी की लिखी गई बातों से या बोली गई बातों को सुन के, पढ़ के, उनकी राइटिंग्स को पढ़ के बहुत लोग इंस्पायर होके इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे. नरेंद्र नाथ वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द राइटिंग ऑफ टू दिस पर्सनस. तो बंगाल में जैसे लोग इनका बहुत पढ़ते थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत अच्छे राइटर थे, तो इनका लोग काफ़ी नावल वगैरह जो भी ये लिखते थे ब्रिटिशर्स पे या जो भी, वो पढ़ के इंस्पायर होते थे, उनके अंदर रिवोल्यूशनरी फीलिंग आती थी. तो वैसे ही नरेंद्र नाथ जो थे, जिनको हमने मनबेंद्र नाथ रॉय से देखा आगे एमन रॉय के नाम से, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था. तो वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इन्हीं दो पर्सन की राइटिंग से. इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम इन 1905, 1905 का टाइम था, 1905 का टाइम, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड. क्लास 11th में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है चैप्टर 1 में, तो आपको याद होगा. 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया जाता है. लॉर्ड कर्जन बंगाल को दो पार्ट्स में बांट देते हैं. ठीक है. तो उसी के बारे में बता रहा है. बहुत सारे मास मूवमेंट तब स्टार्ट होते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए, कि जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किया गया कि पार्टीशन ना हो बंगाल का, तो उसी में इनको भी मौका मिलता है उस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पहली बार पार्टिसिपेट करने का, किसी नेशनल मूवमेंट में. तो एमन रॉय उसमें पार्टिसिपेट किए थे.
ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्च अगेंस्ट द पार्टीशन। तो जब ऐसा सब लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने उस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए लोगों को स्कूल से जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे निकाल देते थे या जेल में डाल दे रहे थे, पकड़ के अलग अलग पनिशमेंट दे रहे थे। तो उसी टाइम पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था बंगाल के एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। तो मनबेंद्र नाथ रॉय को भी उनको भी उठा के मतलब उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के पनिशमेंट के लिए। और देन वेन टू जब उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है तो वो कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पे जाके अनुशीलन समिति को ज्वाइन करते हैं। वहाँ अनुशीलन समिति आपने क्लास 11th में इसको पढ़ा है, एक सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी। तो मनबेंद्र नाथ रॉय ने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया, वहाँ एक्टिवली इन्होंने काम किया। On 6 December 1907, he successfully committed the first act of banditry to raise the fund for secret society. 6 दिसंबर 1907 को इनको चांस मिलता है कि ये पॉलिटिकल बैंडिट्री करते हैं। पॉलिटिकल बैंडिट्री मतलब कि पॉलिटिकल रूप से मतलब किसी राजनीतिक कार्य के में इन्वॉल्व होना। पहली बार इन्होंने इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में और इन्होंने बैंडिट्री की मतलब अपोज किया ग्रुप में मिलके सबके साथ कि सीक्रेट सोसाइटी की जो फंड है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अनुशीलन समिति जिस सीक्रेट सोसाइटी में काम करते थे उसके लिए इनको फ़ंड चाहिए था उस सोसाइटी को चलाने के लिए, तो उसका फ़ंड बढ़वाने के लिए ये पहली बार इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल बैंडिट्री में। ही वॉज अरेस्टेड एंड अल्टीमेटली रिलीज्ड ऑन बेल। इनको उस टाइम पे जब उन्होंने ऐसा किया, पार्टिसिपेट किया उसमें, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको फिर बाद में बेल पे छुड़वाया जाता है। तो अब इनको लगता है कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव करना होगा, ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से मैं नहीं कर सकता अपने गोल को अचीव। तो ये थ्रोइंग बॉम्ब्स टुवर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ अब कंस्ट्रक्टिव मतलब कि कुछ तगड़ा करना होगा, लाइक कि छोटे मोटे ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह से ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ज़्यादा सही होगा कि हम बम फेंक दें ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, उसके बाद फिर ये हमारी बात सुनेंगे, डराना होगा इन्हें। Many nationalists, including Aman Roy, became convinced that only an armed struggle against British would separate India from British Empire. ये देखिए थिंकिंग एमन रॉय की कितनी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है कि इनका क्या मानना था, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी। ये सोचते थे बाकी कुछ लोगों की तरफ, उस टाइम पे बहुत लोग ऐसे थे जो एक्टिविस्ट होके सोचना चाहते थे, आगे बढ़ के अग्रेसिव थे, बिकेम कन्विंस दैट, उनको लगता था कि अगर आर्म स्ट्रगल करेंगे, हथियार उठाएंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तभी उनको इंडिया से अलग कर पाएंगे, उनको भगा पाएंगे इंडिया से, नहीं तो ब्रिटिश एम्पायर कभी नहीं जाने वाला, ख़त्म होने वाला। इसलिए उन्हें हमको आर्म स्ट्रगल की ज़रूरत है, ऐसा एमन रॉय का भी इंटेंशन था, उनका भी मानना था। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लुक टूवर्ड्स जर्मनी। अब इस ऑब्जेक्टिव को कि हम आर्म स्ट्रगल करें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अब हमें जर्मनी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए फ़ंड्स के लिए, आर्मामेंट्स के लिए, हथियार के लिए, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश का आपने पहले भी पढ़ रखा होगा या तो अभी मैं बता देती हूँ। जर्मनी और ब्रिटिश की थोड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ओपोनेंट था ब्रिटिश का, दोनों अगेंस्ट थे एक दूसरे के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा होता है, तो इसीलिए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वही यहाँ पे भी इंडिया वाले नेशनलिस्ट लोगों ने सोचा कि हमें जर्मनी से हेल्प लेनी चाहिए, हथियार लेनी चाहिए, तो जर्मनी हमें दे देगा। द प्लान वॉज टू यूज़ हेल्प फ्रॉम जर्मनी। उनका प्लान था कि हम जर्मनी से हेल्प लेंगे एंड फ्री अंडमान, और अंडमान आइलैंड से स्टॉर्म मतलब जर्मनी से आर्मी ऑफिसर्स मांगेंगे, जर्मनी के हथियार मांगेंगे और फिर अटैक करके वहाँ से ब्रिटिशर्स को अंडमान आइलैंड से हटा देंगे। सबसे पहले वहाँ पे अटैक करके बचाएंगे अपने एरिया को, और फिर प्रिजनर्स को एंड देन आर्म द प्रिजनर्स देयर एंड लैंड द आर्मी ऑफ लिबरेशन ऑन द उड़ीसा कोस्ट। और फिर हम वहाँ पे उसके बाद जब हम अंडमान आइलैंड को आज़ाद करा लेंगे तो हम अपनी लिबरेशन वहाँ से अंडमान जेल में जितने भी प्रिजनर्स होते थे, पहले जब कोई भी क्राइम कोई करता था तो ब्रिटिशर्स ज़्यादातर अंडमान जेल में, एक जगह अंडमान निकोबार आइलैंड पे वहाँ पे ले जाके जेल में डाल देते थे, तो ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स थे, तो उनको निकाल के सबका प्लान था एमन रॉय का कि हम उन सब प्रिजनर्स को बाहर निकालेंगे, लिबरेट करेंगे और फिर सबको ले जाएंगे उड़ीसा के कोस्ट पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर लड़ने के लिए। बट दिस प्रोजेक्ट नेवर मटेरियलाइज, लेकिन जैसा उन्होंने डिसाइड किया, डिस्कस किया पूरा, वो कभी हो नहीं पाता है रियल में, अचीव नहीं कर पाते अपनी गोल को, क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया कि वो इंडियन लीडर्स की हेल्प नहीं करेंगे। जर्मनी इंडियंस को थोड़ा लुक डाउन करते थे उस टाइम पे, तो इसलिए उन्होंने
मना कर दिया। ही देन वेंट टू जापान फॉर जापानीज सपोर्ट टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटी। अब जब एम एन रॉय को जर्मनी से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो वो सोचते हैं कि अब हमें किसी और कंट्री को अप्रोच करना चाहिए, तो वो जापान जाते हैं कि जापान से सपोर्ट मिलेगा इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। तो वहाँ पे वो एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट लीडर से मिलते हैं, चाइना के एक लीडर से, सुन यत सेन, हु देन टुक शेल्टर इन जापान। जापान में जब वो गए तो वहाँ पे उन्हें एक चाइनीज़ लीडर मिले जिनका नाम है सुन यत सेन, जो कि उस टाइम पे जापान में रह रहे थे। बट सुन यत सेन रिफ्यूज़ टू असिस्ट हिम इन हिज़ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशन इन इंडिया। सुन यत सेन ने लेकिन मना कर दिया कि मैं आपके प्लान में आपका साथ नहीं दूंगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आप रिवोल्यूशन करो इंडिया में, इसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। फ्रॉम देयर ही रीच सैन फ्रांसिस्को। तो अब जब जर्मनी से हेल्प नहीं मिली और चाइना के लीडर सुन यत सेन ने भी मना कर दिया कि हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर वो वहाँ से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाते हैं, एम एन रॉय वहाँ पे हेल्प कर लेने के लिए। इट वॉज इन द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एम एन रॉय डेवलप हिज इंटरेस्ट इन मार्क्सिज्म। जब सैन फ्रांसिस्को वो जाते हैं और फिर बाद में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एक बार जब एम एन रॉय ज्वाइन करते हैं उस लाइब्रेरी में, तो वहाँ से ही उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा मार्क्सिज्म के बारे में। मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी होती है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने कौन सी आइडियोलॉजी दी थी? मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। और इस आइडियोलॉजी को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा पब्लिक प्रॉपर्टी पे, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, सब कुछ इक्वालिटी रहेगी, मतलब सब समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, ये सब भेदभाव नहीं रहेगा। तो ये सब मार्क्सिस्ट थियरी में आता है। तो एम एन रॉय भी जब वहाँ जाते हैं तो उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ा और उसके लिए उनको काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद वो वापस एक मैक्सिको चले जाते हैं और मैक्सिको में ही उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी सबसे पहले बनाई 1917 में, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया, मैक्सिको की सोशलिस्ट पार्टी को ही बदल दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको 1917 में इन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई मैक्सिको में जाके, ठीक है, सुन यत सेन ने। फिर एम एन रॉय मैक्सिको जाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पे फॉर्म करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि उनको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था, वो अच्छा लगा उन्होंने, तो उन्होंने उसी के नाम पे एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई, ग्रुप बनाया लोगों का 1917 में। लेकिन बाद में उस ग्रुप को उसका नाम बदला जाता है 1919 में और उसका नाम हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको नाम दे दिया जाता है। द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड आउटसाइड रशिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में है शायद, कि पहली कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की वो कहाँ बनी थी? रशिया के बाहर, इंडिया के बाहर कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी? तो वो रशिया में बनी थी, जो कि एम एन रॉय ने बनाई थी 1919 में रशिया में सबसे पहली बार। रशिया में ही मैक्सिको है तो वहीं पे बनी थी। He was then invited to participate in Second World Congress of Communist International held in Moscow in 1920। इनको फिर बाद में इनवाइट किया जाता है, एक इवेंट में मॉस्को में होता है। At the request of Lenin, he prepared his paper of the East, especially India, for revolution। He then formed Communist Party of India outside the country at Tashkent। तो इन्होंने पहली बार मैक्सिको में बनाया था कम्युनिस्ट पार्टी जाके, उसके बाद इन्होंने एक और जगह ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं। या देखो दोनों में डिफरेंस है। जो एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले बनाई थी इंडिया के बाहर, वो रशिया में बनाई थी और उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो वो कब बनी? 1920 में बनी। मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी बनने के बाद 1920 में ये बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और कहाँ पे? ताशकंद में। ताशकंद जो कि अभी प्रेजेंटली उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है आई थिंक, तो वहाँ पे ये पार्टी बनाते हैं ये। द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज देन फॉर्म्ड इन सेप्टेम्बर 1925। फिर एक और पार्टी बनती है 1924 में, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। अभी तक हमने 3 पार्टीज़ पढ़ी। सबसे पहली पार्टी एम एन रॉय ने जो बनाई रशिया के मैक्सिको में, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको और वो 1919 में बनी पहली पार्टी। फिर उसके बाद होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में बनी, इंडिया से बाहर बनी ताशकंद में, ठीक है। इंडिया के बाहर कौन सी इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि ताशकंद में 1920 में बनी थी। और इंडिया में कब बनी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया के अंदर बनी थी ये पार्टी 1924 में, द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो तीनों अलग अलग हैं, पहली मेक्सिको में, दूसरी ताशकंद में और तीसरी इंडिया के अंदर 1924 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और कानपुर में ये बनती है। इट वॉज फॉलोड बाय एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द कम्युनिस्ट्स एट कानपुर। तो ये जब पार्टी बन जाती है तो सारे कम्युनिस्ट लोगों का कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस होता है। जितने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं कुछ डिस्कशन के लिए। और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी तीनों सिमिलर होती है, बहुत स्लाइड सा बस डिग्री का डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो कम्युनिस्ट पार्टी से यही मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट पार्टी के क्या फ़ीचर होते हैं कि गवर्नमेंट का पब्लिक प्रॉपर्टी पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, सब कुछ लोगों में बटा रहेगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वल होगा। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये वाला टॉपिक, तो वही बात करता है कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के लोग, ठीक है। ये जो भी चीज़ें होंगी वो सब में होंगी, कोई अमीर गरीबी ये सब की भावना को ये नहीं देखता है। It was followed by an all-India conference of the Communist at Kanpur. This conference is regarded as the formal beginning of the Communist Party of India. जब ये कॉन्फ्रेंस होता है कानपुर में तो इसी को कहा जाता है कि पहली शुरुआत है, फॉर्मली बिगिनिंग शुरुआत हुई है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। He then contacted his erstwhile revolutionary colleagues who at this time were hesitant between radicalism of Jugantar Party and Mohandas Karamchand Gandhi's novel program. तो ये फिर बाद में अपने बाकी रिवोल्यूशनरी कलीग से, मतलब अपने दोस्तों से जो इन्हीं के तरह क्रांतिकारी विचारों के थे, उन दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं कि वो लोग भी पार्टी में जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि हम गांधी जी की आइडियोलॉजी, उनके अहिंसा वाले बातों पे, उनके नोवल आइडियोलॉजीज़ पे चले या रेडिकल वे में काम करें जैसे जुगंतर पार्टी थी उसकी तरह से काम करें, तो वो कन्फ्यूज़ थे। तो इन्होंने सबको कांटेक्ट किया, सबको रिक्वेस्ट किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन द मीन टाइम एमन रॉय हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद स्टालिन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कमिंगटन इन December 29। आई डोंट नो इतना क्यों डिटेल में दिया है, जबकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इतना कभी पूछा भी नहीं जाता है। स्टिल पढ़ लेते हैं। एमन रॉय जो थे, उनका जो विचार था, उनकी जो बातें थी, वो थोड़ा उनका थॉट स्टालिन से नहीं मिलता था। स्टालिन कौन? रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। एमन रॉय रशिया में गए थे, मेक्सिको में पार्टी बनाई थी ना, तो वहीं के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे स्टालिन। तो स्टालिन से इनका आइडियोलॉजी, इनकी ओपिनियन मैच नहीं करते थे, तो इसी वजह से स्टालिन ने इनको कॉमिंटन से एक्सपेल कर दिया, कॉमिंटन से निकाल दिया। अब कॉमिंटन क्या है? कॉमिंटन रशिया की एक ग्रुप, रशिया ने एक पार्टी वो बनाई थी, ऑफ़र करने के लिए, इकोनॉमिक हेल्प ऑफ़र करने के लिए, जो भी उस टाइम पे रशिया नहीं था, यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर के बाद यूएसएसआर का सक्सेसर आता है रशिया। तो यूएसएसआर जो था, उन्होंने एक ग्रुप, यूएसएसआर में 15 कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, तो 15 कंट्रीज़ की हेल्प के लिए कॉमिंटन बनाया गया था और उसी के मेंबर थे एमन रॉय। लेकिन एमन रॉय जब स्टालिन की आइडियोलॉजी से उनकी बातें मैच नहीं करती, तो इसीलिए उनको एक्सपेल कर दिया गया। ही केम बैक टू इंडिया इन 1930 एंड मेट नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। वो फिर इंडिया वापस आ जाते हैं जब उनको निकाल दिया जाता है रशिया के कॉमिंटन से। तो इंडिया में 1930 में वापस आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी से मिलते हैं। उनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाता है, 5 साल के लिए जेल में वो रहते हैं। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो नेहरू उन्हें इनवाइट करते हैं, नेहरू जी के इलाहाबाद में, invited him to Allahabad to improve his broken health, defying the Comintern order to boycott the Indian National Congress. Roy urged the Indian Communists to join this party to radicalize it from within. तो देखो, नेहरू जी इनवाइट करते हैं इनको डिस्कशन के लिए। इन्होंने इन कमिंटन जो पार्टी थी रशिया की, उन लोगों ने, वहाँ के मेंबर्स ने
ऑर्डर दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बॉयकॉट कर देना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे पार्टी थी, पहली पॉलिटिकल पार्टी, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। एम एन रॉय को उसमें, मतलब एम एन रॉय को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन एम एन रॉय कॉमिंटन के उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। और बाकी इंडियन कम्युनिस्ट लोगों को, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इंडियन लोग थे, उनको भी उनसे अर्ज करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस पार्टी को ज्वाइन करिए, रेडिकलाइज इस पार्टी को ज्वाइन करिए और इस पार्टी को थोड़ा रेडिकलाइज करिए। मतलब कि अग्रेसिव थॉट से, अग्रेसिव तरीके से हम जो है इसको, पार्टी को बढ़ावा देंगे। जो कि पहले प्रेयर, पेटिशन, रिक्वेस्ट करके हम ब्रिटिशर से अपनी बात मनवाते थे, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था, तो वो नहीं करना है। अब हमें रेडिकल तरीके से काम लेना है, मतलब कि थोड़ा क्रांतिकारी तरीके से हमें उनका जवाब देना है, उनके खिलाफ बोलना होगा। इन अप्रैल 1937 हिज वीकली इंडिपेंडेंट इंडिया appeared and was welcomed by the progressive Congress leader like नेहरू एंड बोस जी। तो 1937 में अप्रैल में इन्होंने वीकली जर्नल, उस टाइम पे न्यूज़पेपर या जर्नल सब बहुत लिखते थे, जर्नल, तो इन्होंने वो पब्लिश किया, इंडिपेंडेंट इंडिया उसका नाम था। और उस जर्नल को, उस वीकली को सब लोगों ने प्रमोट किया, मतलब तारीफ़ की कि बहुत अच्छा है, नेहरू जी को पसंद आया, सुभाष चंद्र बोस को पसंद आया। और जितने कम्युनिस्ट लोग थे and the staunch communists who accused him for the deviation from the party line, गांधी जी की तरह ही जो बाकी लोग थे, कुछ कट्टर कम्युनिस्ट लोग, उन्होंने भी तारीफ़ की। सॉरी मतलब गांधी जी को छोड़ के, गांधी जी के अलावा बाकी जो स्टॉन्च कम्युनिस्ट थे, मतलब कट्टर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग, काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, उन्होंने भी एम एन रॉय की इस जर्नल को की तारीफ़ की, उसको प्रेज़ किया कि बहुत अच्छा है, वेलकम किया उसका। He became disillusioned with bourgeois democracy and communism. He severed his connection with Congress and created Radical Democratic Party in 40. He died at Dehradun. तो एम एन रॉय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़े, उन्हें पहले सब सही लगा, लेकिन बाद में उनको अच्छा नहीं लगा कि जो डेमोक्रेसी उस टाइम पे बॉर्जुइज डेमोक्रेसी चल रही थी, मतलब सर्वहारी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, जो कि गरीबों के लिए, सबके लिए ध्यान, और कम्युनिज़्म, ये दो आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दोनों ही चल रही थी साथ साथ, दोनों को फॉलो करते थे वो लोग। तो ये उनको पसंद नहीं आता है, वो चाहते थे कि एक अलग से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ग्रुप हो। तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस से वो सेवर हो जाते हैं, कांग्रेस से अपना सारा कनेक्शन, सारा रिश्ता तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये बनाते हैं। क्योंकि एम एन रॉय को ऐसा फील हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में रह के मैं जो है अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, अपने पॉइंट्स नहीं रख पा रहा हूँ, तो उसके लिए इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, खुद की एक पार्टी बनाई जिसमें इनके लोग थे। और 1940 तक ये इन्होंने काम किया उस पार्टी को बनाने के बाद। उसके बाद इनका डेथ हो जाता है देहरादून में 25 जनवरी 1954 में। तो बहुत कुछ किया एम एन रॉय ने। हमने क्या क्या देखा कि एम एन रॉय ने मैक्सिको में पार्टी बनाई सबसे पहले, जो कि इंडिया के बाहर की कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद उन्होंने इंडिया में नहीं, ताशकंद में एक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई 1920 में। फिर इन्होंने इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई 1925 में। तो तीन पार्टीज़ इन्होंने इंडिया में बनाई। ये स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की आइडियोलॉजी से काफ़ी मोटिवेट थे, उनकी बातों से। इनकी आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। थोड़े रेडिकल थे, कट्टरपंथी थे, मतलब कि इनका मानना था कि हमें एक्टिव तरीके से, मतलब मार पीट करके, आर्म स्ट्रगल करके अपने देश को बचाना चाहिए। इसके लिए जर्मनी जाते हैं, जापान जाते हैं हेल्प के लिए, सबसे सुन यत सेन से हेल्प मांगते हैं, जो कि इनको नहीं मिलता है। सुन यत सेन चाइनीज़ लीडर थे। तो इतना कुछ हमने इनके बारे में पढ़ा। शॉर्ट सी समरी थी, पूरा पेज हमने समराइज़ कर लिया, ठीक है। इन्होंने और भी हमने देखा कि इन्होंने बंगाल के पार्टीशन में भी पार्टिसिपेट किया, जिसके लिए इनको फिर स्कूल से निकाल दिया गया। लास्ट में हमने देखा कि इन्होंने एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई और फिर इनकी डेथ हो गई। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, हम कह सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें की थी।
अब जैसा कि हमने अभी एम एन रॉय के बारे में पढ़ा कि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो अब वैसे ही अब कुछ लीडर्स आते हैं कैसे इंडिया में सोशलिज़म जो आइडियोलॉजी है उसकी शुरुआत इंडिया में कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनको भी सोशलिस्ट आइडिया से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और सुभाष चंद्र बोस, इन दो लीडर्स को डिस्कस करते हैं। सोशलिस्ट आइडिया वर फेल्ट विद इन एंड आउटसाइड कांग्रेस। 1930 का टाइम पीरियड आते आते कांग्रेस पार्टी में भी सोशलिस्ट आइडिया को लोग मानने लगे थे, उनको भी, कांग्रेस लीडर्स को भी ये आइडियोलॉजी पसंद आने लगी थी। सबसे पहले कांग्रेस लीडर की बात करें तो नेहरू जी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी इम्प्रेस थे सोशलिस्ट आइडिया से। When he was in Switzerland in 26 for treatment, जब ये स्विट्ज़रलैंड गए थे अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए, इनकी वाइफ को बीमारी थी कोई, तो उसके इलाज के लिए जब ये स्विट्ज़रलैंड गए थे तो वहाँ पे इनको सोशलिस्ट आइडिया के बारे में पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे वो आइडियोलॉजी चल रही थी, तो उसके बारे में ये जानते हैं। वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन मतलब आज के टाइम का रशिया, जो कि पहले 15 कंट्रीज़ को मिला के यूएसएसआर या सोवियत यूनियन कहा जाता था। और इन्होंने बहुत सी चीज़ें सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में जानी। कहाँ पे? जब यूएसएसआर में, ठीक है, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन में होता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा था, तो इसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। बस वहाँ पे रशिया में सब लोगों ने, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी, तो उस टाइम पे ये उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके वहाँ से सीखते हैं, आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। नवंबर 1927 में ये सोवियत यूनियन से इनको ऑफिशियल इनविटेशन आता है, क्योंकि वो लोग, सोवियत यूनियन के लोग, इनसे काफ़ी इम्प्रेस थे इनकी इकोनॉमिक और सोशल रिकन्स्ट्रक्शंस को देख के। सॉरी आज मैं कुछ भी बोल रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो मतलब कि 1927 में ये सोवियत यूनियन जाते हैं, इनको ऑफिशियल इनविटेशन आता है, और वहाँ पे जाने के बाद यूएसएसआर में ये सब कुछ सोवियत यूनियन में देखते हैं, वहाँ के सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमी वहाँ की बहुत अच्छी थी, तो उनको बहुत इम्प्रेसिव लगता है, अच्छा लगता है नेहरू जी को। ही केम टू नो अबाउट सोशलिस्ट आइडिया एंड एक्सपेक्टेड टू मेक फुल यूज़ ऑफ देम इन इंडिया। ये वहाँ पे बहुत सी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो ये सोचते हैं कि अब मैं इसका पूरी तरीके से इंडिया में भी यूज़ करूँगा, इसको अप्लाई करवाऊँगा, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने देखा कि यूएसएसआर में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, तो इंडिया को भी वैसा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने डिसाइड किया। दिसंबर 27 में ये वापस आते हैं, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टू अंडर सोशलिस्ट। और ये जब आते हैं तो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने लगते हैं, और जितने भी यंग फैक्ट्री वर्कर्स, मतलब यंग लोग थे उस टाइम पे, किसान लोग थे, उन सबको ये आइडियोलॉजी पसंद आती है, सब अट्रैक्ट होते हैं। नेहरू जी जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में लोगों को बताते हैं, उससे पीजेंट्स, सब किसान, सब गरीब मजदूर, सब लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, सबको पसंद आता है, क्योंकि वो गरीबों की भलाई की बात करता है ये आइडियोलॉजी। इलेक्शन ऑफ नेहरू as president in 29, 36, 37 and of Subhash Chandra Bose in 38 clearly showed the left-wing tendency within the Congress fold। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब जो पार्टी थी उस टाइम पे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, तो कांग्रेस पार्टी में जब नेहरू जी प्रेसिडेंट बनते हैं 3-4 बार 1929, 36, 37, इन सब सालों में इनको प्रेसिडेंट का पोस्ट मिलता है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी भी बनते हैं, तो ये दिखाता है कि लेफ़्ट विंग टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है कांग्रेस में। लेफ़्ट विंग टेंडेंसी मतलब ऐसे लोग जो थोड़े सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले होते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स, उसको दिखाता है, लेफ़्ट विंग शो करता है, लेफ़्ट विंग के लोगों से बोलते हैं। तो सब लोगों ने जब इन लोगों को वोट किया तो समझ में आ गया कि लोग अब इस आइडियोलॉजी को मानने लगे हैं। इन द कराची सेशन ऑफ 31, नेहरू इन unequivocally stated, in order to end the exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of starving millions। कराची सेशन जब होता है 1931 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन, जो जनता है हमारी, उसके साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है हमारे देश के लोगों को, तो वो सब हम ख़त्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम, सब कुछ ख़त्म किया जा सकता है
जब हम गरीब लोग जो हैं, मिलियंस, बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब क्लास के लोग बैकग्राउंड से जो हैं, उनको, गरीबों को अगर हम उन पे ध्यान दिया जाए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ही ऑल्सो डिमांडेड लिविंग वेजेस ऑफ फॉर द वर्कर। इन्होंने बहुत सारी डिमांड भी रखी उसी सेशन में कि जो किसान, जो वर्कर्स लोग हैं, उनको अच्छे से जीवन जीने के लिए उनको वेजेस दिया जाना चाहिए। ओनर, जो मालिक है, वो अपने वर्कर्स को अच्छे से पैसा दे। स्पेशल टैक्स लिया जाए प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्रॉपर्टी से अगर टैक्स मिलेगा तो सरकार को पैसा आएगा। स्टेट कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। मेन इंडस्ट्री पे, मिनरल रिसोर्स हो गया, जैसे रेलवे, वाटरवे, जो देश की बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू थेसिस ऑन फंडामेंटल राइट इकोनॉमिक प्रोग्राम अडॉप्टेड इन कराची सेशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो भी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स देने की बात की लोगों को, या इकोनॉमिक पॉइंट्स रखे कि इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करना है, वो सारी बातों को अडॉप्ट किया जाता है, मान लिया जाता है। और इसी वजह से कराची सेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेशन कहा जा सकता है कांग्रेस सोशलिज़म की तरफ बढ़ने का, कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाएगी। लखनऊ फैज़पुर सेशन इन दिसंबर। फिर कराची सेशन के बाद और सेशंस होते हैं लखनऊ और फैज़पुर में 1935-36 में, जहाँ पे नेहरू जी फिर से सोशलिस्ट आइडियाज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि सोशलिस्ट आइडिया में क्या क्या होता है। नेहरू वर्किंग कमेटी आफ्टर लखनऊ इंक्लूडेड 3 सोशलिस्ट। तो नेहरू वर्किंग कमेटी, नेहरू जी एक वर्किंग कमेटी बनाते हैं अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए लखनऊ में, लखनऊ सेशन के बाद। तो उसमें 3 लोग थे, 3 सोशलिस्ट लीडर, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन। ये 3 लोग सोशलिस्ट थे, मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग भी थे। तो ये भी उस कमेटी का पार्ट बनते हैं। लखनऊ सेशन इसीलिए कहा जाता है लैंडमार्क है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इंडिया में, जो लखनऊ सेशन हुआ था। 1937 द कांग्रेस कंडेम जापान इज अग्रेशन। 1937 में जब जापान का उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो ब्रिटिशर्स एक साइड थे और दूसरे साइड जर्मनी, जापान, ये सब थे ओपोनेंट। तो जापान ब्रिटिश की कॉलोनीज़ पे भी अटैक कर रहा था, ब्रिटिश को वीक करने के लिए, ब्रिटेन को, सॉरी। तो इस वजह से इंडिया पे भी जापान ने अग्रेशन किया, जापान पे अटैक किया, जिसको इंडियन कांग्रेस ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, कंडेम किया कि ये सही नहीं है। एंड चाइना, एंड इन नेक्स्ट ईयर मेडिकल मिशन वॉज सेंट टू चाइना लेड बाय डॉक्टर कॉटनेस। कांग्रेस लीडर्स ने जापान का हमला, जापान का जो अटैक था चाइना के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस लीडर्स ने। ही अर्ज द नेशनल कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट गोल एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ ऑर्डर टू पीजेंट्री एंड वर्किंग क्लास। तो जब चाइना के लिए हमने बोला, चाइना के लिए जापान को क्रिटिसाइज़ किया, तो चाइना ने अपना एक मिशनरी इंडिया में भेजा, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर कोटनीस। मिशनरीज़ क्या होती हैं, जो लोगों को किसी आइडियोलॉजी, किसी रिलीजन के बारे में बताती हैं, उसमें इन्वॉल्व करती हैं। मतलब उस टाइम पे धर्म परिवर्तन का काम या विचारधारा को बदलने का काम लोगों के किया जाता था मिशनरीज़ के थ्रू। मिशनरीज़ में बहुत सारे ग्रुप, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जो बाकी लोगों को अपनी ही विचारधारा, अपनी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए कन्विंस करते हैं। तो चाइना से भी एक ऐसी मेडिकल मिशनरी आती है, कह सकते हैं, जिसको डॉक्टर कोटनीस लीड कर रहे थे। तो वो जब इंडिया आते हैं तो इंडियन लोगों से और नेशनल कांग्रेस से वो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी सोशलिज़म की जो आइडियोलॉजी है उसको अपना लीजिए, जिससे कि इंडिया के किसानों का और वर्किंग क्लास का काफ़ी भला होगा, उनके लिए अच्छा होगा। अनदर पर्सन, सुभाष चंद्र बोस, हैड ऑल्सो सोशलिस्ट लीनिंग। अब हमने नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ देखा कि वो, उनको कैसे सोशलिस्ट आइडिया पसंद आया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसे ही लीडर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर, फेमस लीडर, जिनको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ उनका भी झुकाव था। अर्ली 20s, मतलब 20th सेंचुरी के शुरुआत में वो फाउंडर प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल बंगाल यूथ लीग, where he announced the program. He said, complete independence of India, community of interest with labor and peasant, amelioration of economic condition of mass. तो मतलब प्रेसिडेंट
जब बनते हैं, एक लीग था उस टाइम पे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे लीग्स उस टाइम पे चल रही थी इंडिया में, क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक कमेटी के, एक लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उस प्रेसिडेंट बनने के बाद फाउंडर प्रेसिडेंट थे, मतलब उन्होंने उस लीग को बनाया था। वो अपने सोशलिस्ट प्रोग्राम को बताते हैं कि मतलब क्या है उनकी आइडियोलॉजी। वो समझाते हैं कि भारत को पूरी आज़ादी दिलानी है, तो सभी कम्युनिटी के लोगों का भला होना चाहिए, लेबर्स का, पीजेंट का, इन लोगों का काफ़ी स्पेशल ध्यान देना चाहिए, इनके लिए अच्छी चीज़ें लाने चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म होना चाहिए। अमिलियरेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, अमिलियरेशन करना मतलब सुधार करना, इम्प्रूव करना। तो देश की जनता की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको, उसमें सुधार होना चाहिए। वर्किंग आवर, जो मज़दूरों के काम करने का घंटा है, मतलब उनसे पहले मज़दूरों से, जो वर्कर्स होते थे उनसे बहुत काम करवाया जाता था, ओनर्स उनसे बहुत काम करवाते थे और फिर उनको पैसा कम देते थे उनके काम के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि वर्किंग आवर जो है वो भी कम होना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे, मिनिमम स्केल ऑफ वेजेस, मेडिकल लीव विथ फुल पे, मतलब कि अगर कोई इंसान, कोई वर्कर छुट्टी ले रहा है तो उसको पूरा उस दिन का पैसा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पैसे काट लिए जाते थे कि अगर कोई छुट्टी ले लिया, काम पे नहीं आए मज़दूर, तो उसको सैलरी नहीं मिलती थी, वेजेस में से उसका पैसा रख ओनर नहीं देता था। तो उसको, उसकी डिमांड की इन्होंने। ओल्ड एज पेंशन मिलना चाहिए सब लोगों को, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तब उनकी गारंटी को सेव करने के लिए भी पैसे देने चाहिए, उनकी लाइफ को बचाने के लिए। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स, बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस ने अपने उस लीग में बताई, ऑल इंडियन यूथ लीग में। In his Free India, Subhash Chandra Bose had the aim of creating an egalitarian society in which all members would enjoy almost equal economic benefit and social status. तो अभी देखिए, धीरे धीरे आपको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, जिसके बारे में हम कब से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में अब समझ में आएगा। जब सुभाष चंद्र बोस की जो जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ही सोशलिस्ट विचारधारा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाती है कि ये चाहते थे इजैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक, जहाँ पे हर इंसान को, हर लोगों को बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, सबका सोशल स्टेटस, समाज में सबका जो स्टेटस है सबको बराबर रहे, मतलब कोई गरीब अमीर का भेदभाव न रहे, किसी का किसी भी बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे बर्थ के बेसिस पे, कास्ट के, क्रीड के, मतलब धर्म, जाति, किसी भी बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन कोई किसी का ना करे, कोई अलग ना हो किसी से, ऐसा मतलब कि एकता बना के रखनी चाहिए, ये आइडियोलॉजी में आता है। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एज महाराष्ट्र प्रोविंशियल कांग्रेस हेल्ड एट पूना, ही सेड एट द प्रिविलेजेस ऑन बर्थ। फिर एक प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट, ये महाराष्ट्र प्रोविंशियल कांग्रेस करके एक और ऑर्गेनाइजेशन था, उसके जब मेंबर बनते हैं, पूना में मीटिंग होती है, तो उसमें ये कुछ और भी बातें कहते हैं कि ही सेड प्रिविलेजेस ऑन बर्थ और कास्ट क्रीड शुड गो इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि किसी को भी अगर कोई सुविधा दी जा रही है तो बराबर की अपॉर्चुनिटी, बराबर का मौका हर इंसान को हर फील्ड में मिलना चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म, रंग, रूप का भेदभाव किए बिना। उन्होंने कहा, ये भी बोला कि इंडिया तभी आज़ाद होगा जब इंडिया में फ्री इंडिया विल नॉट बी लैंड ऑफ कैपिटलिस्ट, लैंड लॉर्ड एंड कास्टिस्ट। इन्होंने, इनकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, कि इन्होंने बोला फ्री इंडिया, आज़ाद भारत ऐसा होना चाहिए। आज़ाद भारत, कैपिटलिस्ट मतलब अमीर लोग, जो बिज़नेस क्लास के लोग होते हैं, लैंड लॉर्ड जो उस टाइम पे काफ़ी अमीर होते थे, ज़मींदार लोग, और कास्ट, तो इन तीनों लोगों का भारत नहीं होगा। आज़ाद भारत में सब होगा, बराबरी होगी। ये नहीं कि बस अमीर लोग होंगे और अलग अलग धर्म, जाति में बटे होंगे, सब में भेदभाव होगा, ये सब ख़त्म होना चाहिए। फ्री इंडिया विल बी सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, मतलब समाज में, पॉलिटिक्स में सच में डेमोक्रेसी अपनाया जाए, सबको बराबर के अधिकार दिए जाएं, समानता हो सबके बीच में, सोशल हर तरीके की बराबरी हो, इकोनॉमिक एंड
पॉलिटिकल शैल प्रिवेल इन फ्री इंडिया। तो इन्होंने क्या बोला कि फ्री इंडिया, आज़ाद भारत कैसा होगा, जहाँ पे हर तरह की इक्वालिटी होगी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमी के बेसिस पे इक्वालिटी, बराबरी। तो ये सारी चीज़ों की बात कही सुभाष चंद्र बोस ने अपने महाराष्ट्र के एड्रेस में, महाराष्ट्र के स्पीच में जब इन्होंने दिया था। तो इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट लेबर स्ट्राइक इन टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स एट जमशेदपुर एंडेड इन ऑनरेबल सेटलमेंट इन 28। सुभाष चंद्र बोस के अंडर में ही एक स्ट्राइक भी हुआ, मज़दूरों का, लेबर का स्ट्राइक होता है जमशेदपुर में, जो आज का टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। वो उस टाइम पे वो जो था वहाँ पे लेबर स्ट्राइक कर देते हैं क्योंकि उनको कुछ चीज़ें, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। तो इसको लीड किया सुभाष चंद्र बोस ने और अच्छे से सारी बातें मज़दूरों की मान ली गई, सेटलमेंट हो गया। फिर ये प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में। सुभाष चंद्र बोस 1931 में इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था पार्टी, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। इट वॉज़ द ओनली ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड। अब इन्होंने उस टाइम पे लेबर्स की डिमांड क्या रखी कि कहा कि ये स्टेट की, मतलब सरकार का कर्तव्य है, सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक को रोज़गार मिले, हर इंसान को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, काम करने का कोई ना कोई तरीका दे, गवर्नमेंट करे ऐसा कुछ। अगर स्टेट फेल होती है तो स्टेट को अपनी ज़िम्मेदारी, गलती अपनी माननी चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सुविधा देने के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के तरीके लाने चाहिए। बिकॉज द वर्कर सिटीजन शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ एम्प्लॉयर to be thrown out on the street at his sweet will and made to be starved. He also laid emphasis on industrialization of India and planned economic growth on Soviet pattern. इन्होंने क्या कहा कि जो सरकार है वो मज़दूरों को या जो वर्कर्स हैं देश के, उनको पूरी तरीके से उनका अधिकार दे, जो उनका डिमांड है उसको पूरा करे, उनको नौकरी दिलाए और वर्कर्स को ऐसा ना छोड़ दिया जाए कि वो जो है रास्ते में पड़े रहें, उनको सही से उनकी चीज़ें नहीं, उनको मतलब बुरी कंडीशन में नहीं रखना है। जो इंडिया के गरीब सिटीजन्स हैं, वर्कर क्लास के सिटीज़न हैं, उनको भी उनका पूरा हक मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपनी लाइफ को जी सकें। ही ऑल्सो लेड, अब फिर इन्होंने एक और चीज़ पे एम्फेसिस दिया, जोर डाला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए इंडिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अच्छी बननी चाहिए, डेवलप की जानी चाहिए, जैसे कि सोवियत पैटर्न पे इंडिया को डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सके। इसलिए इन्होंने डिमांड की या प्रचार किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, देश में इंडस्ट्रीज़ बने, जैसे सोवियत यूनियन में हो रहा है, सोवियत पैटर्न पे, ठीक है, यूएसएसआर की तरह। बोथ नेहरू एंड बोस हैड सोशलिस्ट लीनिंग्स। तो अभी तक हमें पढ़ के समझ में आया कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकाव था, दोनों को पसंद था वो आइडियोलॉजी। उन दोनों ही लोगों के जो पर्सनैलिटी थी काफ़ी कैरिस्मेटिक थी, तभी दोनों लोग के बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। हैड बिन कॉलिंग देमसेल्फ एज लेफ्टिस्ट कांग्रेसमैन। और जो लोग नेहरू जी और बोस जी को के फॉलोअर्स थे वो खुद को लेफ्टिस्ट कांग्रेसमैन कहते थे। लेफ्टिस्ट क्यों? क्योंकि लेफ़्ट विंग आइडियोलॉजी मैंने अभी आपको बताया, जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं। सुभाष बोस अटेम्प्ट टू सीक री इलेक्शन फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप शार्पली डिवाइडेड कांग्रेस इनटू लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट कैंप। ये क्वेश्चन भी है शॉर्ट आंसर में आपके कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से ऐसा क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस दो में बट गया, दो हिस्सों में। तो सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं, उसमें एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के पोस्ट के लिए, तो नेशनल कांग्रेस में बहुत से लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस की बातों को या उनकी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते थे, नहीं पसंद करते थे, गांधी जी की बातों को मानते थे। तो वो लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं, इनके अगेंस्ट थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करने वाले अलग ग्रुप बना लेते हैं और जो दूसरे लीडर्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उनका अलग ग्रुप बन जाता है और नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में तब बट जाता है, लेफ्टिस्ट ग्रुप और राइटिस्ट ग्रुप, दो ग्रुप बन जाता है। Socialism had already made its power felt in the Congress, but now it constituted a powerful left wing with distinct leaning toward communist leadership.
सोशलिज़म जो है वो कांग्रेस में काफ़ी स्ट्रांगली आ चुका है। अब तक हमने देखा कि सब लोग सोशलिज़म को मानने लगे हैं। दिस यंगर सेक्शन नॉन विच हैड मेड वेरी सो प्रोग्रेस। क्यों अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सब लोग मानने लगे? इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो युवा थी हमारे देश के, जो लोग थे, वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उनको बहुत कम प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। देश में उतनी प्रगति नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में सरकार उतने अच्छे काम नहीं कर रही थी। और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में जो जो डिमांड हमने पढ़ी सुभाष चंद्र बोस की, वो सब डिमांड इन गरीबों के लिए, गरीबों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, मतलब पुअर पीपल को, क्योंकि उनके हित में, उनके भलाई के लिए सारी डिमांड्स थी। तो इसीलिए लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट। अब कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें जो जो सोशलिस्ट लोग थे, सोशलिस्ट मतलब उस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग कौन कौन थे? कुछ लोग थे जैसे जयप्रकाश नारायण, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम दिए हैं। जयप्रकाश नारायण बहुत फेमस थे ये। अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, इन सब लोगों ने मिल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जो था ना, वो कई बार टूटा। उसमें कितनी ही उस ब्रेक डाउन होके लोग अलग अलग होके बहुत सारी पार्टियां बना लिया करते थे। तो एक अब नई पार्टी बनती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। कांग्रेस के अंदर ही ये पार्टी बनती है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मेन वाली कांग्रेस थी उसी के अंदर में ही, मतलब उसी के अंडर में ही ये थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बन जाती है 34 में। और इन लीडर्स ने, जिनका हमने नाम पढ़ा, उन्होंने ये पार्टी बनाई। इनका मेन डिमांड था कि सोशलिस्ट प्रोग्राम को कांग्रेस के थ्रू पहुंचाना है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लोगों तक बताना है। ये कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, मतलब मेन वाले कांग्रेस पार्टी को के साथ भी उसमें थे, अलायंस में थे कि अब हम मेन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके अपनी इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को प्रमोट करेंगे। और नेशनल स्ट्रगल में किसको इन्वॉल्व करेंगे? किसानों को और वर्कर्स को। जो वर्कर्स हैं, गरीब किसान हैं, उन सबको भी नेशनल स्ट्रगल में आने के लिए प्रमोट करेंगे, प्रोवोक करेंगे, बेसिकली बढ़ावा देंगे कि आप लोग भी नेशनल स्ट्रगल में ज्वाइन करो। पट्टाभी, सिद्धारमैया, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद did not conceal their hostilities toward the Congress Socialist. Sitaramaiya even called the founders come and the working committee of National Congress condemned the radical program of the socialist. अब ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, हर चीज़ देखो, जो भी चीज़ें होती हैं उनके बहुत से लोग वो होते हैं तारीफ़ करने वाले, एडमायरर भी होते हैं, और बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो वैसे ही ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बहुत से लीडर्स को नहीं पसंद थी, ये सोशलिस्ट पार्टी की बातें। तो कुछ लोग जैसे पट्टाभी सिद्धारमैया, ये लोग जो हो गए, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने इसके खिलाफ अपना जो नाराज़गी जताई इस पार्टी के बनने के अगेंस्ट में। सिद्धारमैया ने तो इस पार्टी के फाउंडर्स को स्कम भी कह दिया था कि मतलब ये लोग बहुत ख़राब लोग हैं। एंड द वर्किंग कमेटी, इस वर्किंग कमेटी के काम को भी कंडेम किया था। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था पट्टाभी सिद्धारमैया ने। Jawaharlal Nehru attitude was rather hesitant. Actually, he was intellectually inclined toward socialism. He was sympathetic toward his group, supported many views of socialism, but did not formally join this group. His personal and political attachment to Gandhi जी। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू, हमने इतना पहले पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को काफ़ी मानते थे, उसको प्रमोट करना चाहते थे सब कुछ। लेकिन जब ये एक अलग से पार्टी बन जाती है कांग्रेस के अंडर में ही, अंदर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है जो कि पूरी तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए बनाई गई थी, उसको जवाहरलाल नेहरू नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो हिचकिचा रहे थे। उनको थोड़ा लग रहा था, उनका जो सपोर्ट था वो इंटेलेक्चुअली, मतलब मन से तो इंक्लाइन थे, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को ही मानते थे, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रुप को थोड़ा सपोर्ट करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका काफ़ी अटैचमेंट था गांधी जी के साथ। तो वो सोचते थे कि अगर मैं ये पार्टी ज्वाइन किया या इसमें इन्वॉल्व हुआ तो गांधी जी को बुरा लगेगा, इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही रहते हैं। When Subhash Chandra Bose was expelled from Congress after Tripuri rift, he formed a political party, Forward Bloc. अब सुभाष चंद्र बोस को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स पसंद नहीं करते हैं, वो अलग हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से,
अभी तक हम नेहरू जी के बारे में देख रहे थे। अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि सोशलिस्ट पार्टी बना, कुछ लीडर्स ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, पट्टाभी सिद्धारमैया ने उसको काफ़ी कंडेम किया और नेहरू जी ने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो अटैचमेंट उनका थोड़ा गांधी जी की तरफ ज़्यादा था, इसलिए वो अपना पर्सनल लॉयल्टी गांधी जी को ही शो करते थे। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का देखते कि उन्होंने क्या किया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके, तो उनको बाद में कुछ लोग कांग्रेस के लीडर्स उनके अगेंस्ट थे क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से काम करने की बात करते थे, तो उनकी आइडियोलॉजी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो जिस वजह से त्रिपुरी सेशन में रिफ्ट हो जाता है, कांग्रेस मेंबर्स उनसे बहस हो जाती है, उनको पसंद नहीं आता तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है, कांग्रेस का मेंबरशिप उनका छीन लिया जाता है, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से वो खुद की एक पार्टी बनाते हैं, जिसमें जो लोग सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो उनकी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। He wanted to keep Forward Bloc as a platform of like-minded parties and to enlist the support of communist and socialist. वो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाया जिससे कि उनके जैसे सेम विचार के लोग, लाइक माइंडेड लोग जो हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग उस पार्टी को ज्वाइन करें और उनकी अलग से पार्टी हो और वो अपने तरीके से काम कर सके, कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरफेरेंस उनके कामों में ना हो। बट द कांग्रेस सोशलिस्ट वांटेड टू कीप यूनिटी। लेकिन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, अभी हमने 1934 में देखा कि एक कांग्रेस के अंडर में ही, नेशनल कांग्रेस के अंडर में ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनी थी, जयप्रकाश नारायण और कुछ लीडर्स ने बनाई थी इसको। तो इस पार्टी के लीडर्स नेहरू जी को नेशनल कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला के रखना चाहते थे, उनके साथ यूनिटी रखना चाहते थे, इसीलिए वो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का नहीं ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में आते तो नेशनल कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस सोशलिस्ट के लीडर से नाराज़ हो सकते थे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, उनका बॉन्ड टूट जाता, इसलिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को रियलाइज़ हो जाता है कि अब उनको एक अच्छा सा लेफ्ट विंग खुद से ही बनाना पड़ेगा और बिना इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट द गांधी विंग इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर सुमित सरकार। सुभाष चंद्र बोस को रियलाइज़ हुआ कि गांधी विंग मतलब जो गांधी जी को फॉलो करने वाले जितने सपोर्टर्स हैं, उनके बिना कोई भी काम को कर पाना, उनके सपोर्टर्स को बिना लिए काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद का एक लेफ़्ट विंग बनाऊंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी मैंने बनाई है उसको ही मैं काफ़ी अच्छे से अपने तरीके से प्रमोट करूंगा। In the opinion Sumit Sarkar, choice had been difficult for left wing for Bose per previous record had not been one which could inspire confidence. In spite of difference within National Congress, Socialists did not want to separate themselves. National Congress only party they had the capacity to oust from the British from the country. Socialists were minority within the Congress. They supported radical in National Congress and started organizing peasant movement out of National Congress. became an important political force. तो देखो जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक को, सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उनका मानना था कि जो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन वाली जो पार्टी है वही आज़ादी दिला सकती है, वही सारा काम कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया के उस टाइम पे और वो ही पार्टी ब्रिटिशर्स को देश से निकाल सकती है। तो इसीलिए सोशलिस्ट लीडर्स थोड़ा भले ही नाराज़ रहते थे, उनको पसंद नहीं आती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ लीडर्स की बातें। सोशलिस्ट लीडर ने तब भी उस पार्टी से पूरी तरह कभी भी अलग नहीं हुए और उसी में बने रहते हैं बहुत टाइम तक। लेकिन बाद में सोशलिस्ट और लेफ़्ट विंग फॉलोअर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरह उभर के आते हैं। पहले तो ये लोग स्टार्टिंग में कम थे, सोशलिस्ट मेंबर जो थे माइनॉरिटी में थे, कम लोग थे, लेकिन 1930-1940 तक आते आते सोशलिस्टों की संख्या, सोशलिस्ट लीडर की संख्या नेशनल कांग्रेस के अंडर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। मतलब बहुत सारे लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जा चुके थे। अब देयर वर टू बेसिक डिफरेंस। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है तो इसलिए हमको इसको डिटेल में अच्छे से समझना होगा, और तो इस चैप्टर का बहुत सारे पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करूँगी।
इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिस वजह से आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।